कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से सिर्फ एक बार मिलते हैं और सालों बाद भी उसका चेहरा, उसकी आवाज, यहां तक कि उसकी कही हुई हर बात आपको शब्द शब्द याद रहती है, इतनी स्पष्ट जैसे अभी हुई हो। आज के समय में लोग छोटी सी बात भी भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, फोन कहाँ रखा है वो भूल जाते हैं, कभी कभी तो ये भी याद नहीं रहता कि कमरे में क्यों आए थे। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसे साधक थे जो एक बार सुनी हुई पूरी शास्त्र की पंक्तियां जीवन भर नहीं भूलते थे। कहा जाता है कि उनकी स्मृति इतनी तीव्र थी कि वे महीनों पहले हुई बातचीत को भी उसी क्रम में दोहरा सकते थे। सवाल यह है, उनका दिमाग अलग था या वे किसी ऐसी विधि का अभ्यास करते थे जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। द्वारका के समुद्र के पास मिले कुछ प्राचीन उल्लेख एक ऐसी यौगिक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं जिसे कहा जाता है स्मृति जागरण। एक साधना जिसका उद्देश्य सिर्फ ध्यान लगाना नहीं था, बल्कि दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना था कि वो चीजों को भूलना बंद कर दे। और अजीब बात यह है, इस साधना का पहला कदम किसी जटिल मंत्र से नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण आदत से शुरू होता था, जिसे आज लगभग हर व्यक्ति गलत तरीके से करता है। और शायद इसी वजह से धीरे धीरे हमारी स्मृति कमजोर होती जा रही है। यहां एक बात जाननी जरूरी है, जो हम अपनी याददाश्त समझते हैं वो असल में याददाश्त नहीं होती। आपने कल रात क्या खाया था शायद याद है, आपने 5 साल पहले किसी अनजान व्यक्ति के साथ जो बातचीत की थी उसका एक एक शब्द शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, वो पल जब आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ था या कुछ बहुत दर्दनाक, वो याद है पूरी तरह, रंग सहित, आवाज सहित, गंध सहित। ये अजीब नहीं है। एक सामान्य घटना भूल जाती है और एक भावनात्मक घटना दशकों तक टिकी रहती है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता, वो चुनता है। और ये चुनाव, यही वो रहस्य है जिसे प्राचीन योगी समझते थे। जो हम आज स्मृति कहते हैं वो दरअसल एक फिल्टर्ड अनुभव है। आपका मस्तिष्क हर पल इतनी जानकारी से घिरा रहता है कि अगर वो सब कुछ संग्रहित करने लगे तो शायद एक ही दिन में वो ओवरलोड हो जाए। इसलिए वो चुनता है क्या रखना है, क्या हटाना है। और इस चुनाव का आधार क्या है? भावना। जिस अनुभव में भावना थी वो याद रहा, जिसमें नहीं थी वो धुंधला हो गया। ये सिद्धांत आज के न्यूरोसाइंस में भी है, लेकिन हजारों साल पहले योगियों ने इसे एक अलग नाम दिया था। उन्होंने कहा, चेतना की तीव्रता ही स्मृति की जड़ है। जितनी गहरी चेतना उतनी तीव्र स्मृति। लेकिन यहीं से असली सवाल उठता है, अगर भावना ही स्मृति बनाती है तो क्या शास्त्रों को याद रखने के लिए उन योगियों ने हर शब्द को भावना से जोड़ा था? ये संभव है? ये सिर्फ संभव नहीं था, यही उनकी साधना थी। प्राचीन गुरुकुल की कल्पना कीजिए। सूरज निकलने से पहले उठना, नदी के किनारे बैठना और गुरु के मुख से निकला एक एक शब्द ध्यान से सुनना। लेकिन यहां एक बात थी जो साधारण पाठशाला से अलग थी। इन गुरुकुलों में सिखाया नहीं जाता था, महसूस कराया जाता था। जब एक श्लोक बोला जाता था तो शिष्य को सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसकी ध्वनि, उसकी लय, उसका अर्थ, उसकी ऊर्जा, सब कुछ एक साथ ग्रहण करना होता था। आज इसे हम मल्टी सेंसरी लर्निंग कहते हैं, वे इसे सर्वेंद्रिय साधना कहते थे। लेकिन इससे भी आगे कुछ था। उन्होंने देखा कि स्मृति सिर्फ मस्तिष्क में नहीं बसती, वो शरीर में बसती है। जब आपको कोई पुरानी धुन सुनाई देती है तो शरीर में कुछ होता है पहले, फिर याद आती है बाद में। ये क्यों? क्योंकि उस स्मृति को आपके शरीर ने भी धारण किया हुआ है। योगियों ने कहा, स्मृति केवल मन में नहीं, प्राण में बसती है। और इसीलिए उनकी साधना का पहला सूत्र था श्वास, सिर्फ श्वास, लेकिन एक विशेष तरह की श्वास। वे जब कुछ याद करते थे तो उसी लय में श्वास लेते थे जिस लय में उस बात को पहली बार सुना था। ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक शोध कहता है श्वास की लय और स्मृति का पुनः स्मरण दोनों जुड़े हुए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग नाक से श्वास लेते हैं तो उनकी स्मृति उन लोगों से बेहतर होती है जो मुंह से श्वास लेते हैं। क्यों? क्योंकि नाक की श्वास हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करती है और हिप्पोकैम्पस वही जगह है जहां दीर्घकालिक स्मृतियां बनती हैं। प्राचीन योगियों को यह पता था, बिना किसी एमआरआई मशीन के, बिना किसी लैब के, सिर्फ अपने भीतर उतरकर। लेकिन स्मृति जागरण सिर्फ श्वास तक सीमित नहीं था। इसका दूसरा सूत्र था एकाग्रता की एक ऐसी अवस्था जिसे आज हम शायद ही कभी अनुभव करते हैं। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे समझे बिना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उनका दिमाग इतना शक्तिशाली क्यों था।
एक प्रश्न, आपने आज कितनी बार अपना फोन उठाया? शायद आप नहीं जानते, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। और यही वो समस्या है। हम जीते तो हैं, लेकिन उपस्थित नहीं होते। प्राचीन योगियों का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वे जो भी करते थे उसमें पूरी तरह उपस्थित होते थे। खाते वक्त सिर्फ खाने में, चलते वक्त सिर्फ चलने में, सुनते वक्त सिर्फ सुनने में। ये आदत, जिसे आज माइंडफुलनेस कहते हैं, उनके लिए एक साधना थी। लेकिन इसका स्मृति से क्या संबंध है? ये है, जब आप किसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को बहुत गहराई से एनकोड करता है। वही घटना जो एक डिस्ट्रैक्टेड मन में धुंधली होकर गुम हो जाती है, एक प्रेजेंट मन में एक स्थायी छाप बन जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपके ब्रेन में थीटा वेव्स बढ़ती हैं, और थीटा वेव्स वही वेव्स हैं जो नई मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ट्रांसफर करती हैं। योगी इस अवस्था को धारणा कहते थे। पतंजलि के योग सूत्र में ये शब्द है, देश बंधश्च चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त का किसी एक स्थान पर टिकना। लेकिन आज हम इसके बिल्कुल विपरीत जीते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है, ध्यान टूट जाता है। एक मैसेज आता है, जो सोच रहे थे वो गुम हो जाता है। और इस बार बार टूटने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, हम जो जीते हैं उसे याद नहीं रख पाते। एक शोध में पाया गया कि जब किसी काम के बीच में ध्यान भटकता है तो उस काम की स्मृति 40% तक कमजोर हो जाती है। 40%। इसका मतलब है आपकी आधी जिंदगी उस तरह याद नहीं है जैसी वो थी। प्राचीन साधकों को यह पता था, इसीलिए उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि उनका ध्यान कभी बिखरे ही नहीं। सूर्योदय से पहले उठना ताकि दुनिया के शोर से पहले मन शांत हो, मौन में बैठना ताकि अंदर की आवाज सुनाई दे। एक काम, एक समय, सिर्फ वही। ये आज की दुनिया में पागलपन जैसा लगता है। लेकिन सोचिए, क्या वो साधक पागल थे या हम वो भूल गए हैं जो वे जानते थे? यूनान में एक कहानी है। सिमोनाइड्स नाम का एक कवि था। एक बार वो एक भोज में था। उसे बाहर बुलाया गया और उसके जाते ही छत गिर गई। सब मारे गए, इतनी बुरी तरह कि पहचान करना मुश्किल था। लेकिन सिमोनाइड्स ने एक काम किया। उसने मन में उस कमरे को याद किया, हर मेज, हर कुर्सी, हर चेहरा किस जगह बैठा था, और वो सबको पहचान सका। इसी से जन्म हुआ उस तकनीक का जिसे आज मेथड ऑफ नोसाई कहते हैं, या जिसे कुछ लोग मेमोरी पैलेस, स्मृति महल कहते हैं। लेकिन यूनान से हजारों साल पहले भारतीय साधकों ने इसका एक और गहरा रूप विकसित किया था। वे सिर्फ किसी जगह को याद नहीं करते थे, वे एक पूरा आंतरिक संसार बनाते थे। जब कोई श्लोक याद करना होता था, वे उसे एक मूर्ति में बदलते थे, एक देवता में, एक स्थान में, और फिर उस स्थान पर जाकर वो श्लोक स्वतः आता था। ये आज के स्पेशल मेमोरी रिसर्च से मेल खाता है। हमारा हिपोकैम्पस, जो मेमोरी का केंद्र है, वो मूलतः एक नेविगेशन सिस्टम है। वो जगहों को याद रखने के लिए बना है। इसीलिए जब हम किसी जानकारी को किसी जगह से जोड़ते हैं, वो जानकारी बहुत गहराई तक बैठ जाती है। योगियों ने इसे और एक स्तर ऊपर ले गए। उन्होंने कहा, जगह बाहर की नहीं, भीतर की होनी चाहिए। और जब कोई साधक अपने भीतर ध्यान में उतरता था, वो उस आंतरिक महल में जाता था। वहां हर कोने में एक स्मृति थी, हर द्वार पर एक शब्द था, हर आंगन में एक सूत्र था। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आईं, बिना कागज के, बिना स्याही के, सिर्फ मन के उस महल के सहारे। लेकिन यहाँ एक और परत है। ये महल बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जो आज हमारे पास सबसे कम है, खालीपन, मन का खालीपन। और यही वो जगह है जहां असली रहस्य छुपा है। एक प्रयोग हुआ था। कुछ लोगों को एक शांत कमरे में बैठाया गया। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ बैठना, 15 मिनट। और देखा गया कि उनमें से कितने लोग बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बैठ सके। नतीजा चौंकाने वाला था। बहुत से लोगों ने खुद को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद किया उस खालीपन में बैठने से। हम इतने आदी हो गए हैं शोर के कि खामोशी असहनीय लगने लगी है। लेकिन योगियों के लिए यही खामोशी साधना थी। मौन सिद्धि, मौन को सिद्ध करना, मन को इतना शांत करना कि बाहर की कोई ध्वनि उसे हिला न सके। और इसका स्मृति से सीधा संबंध है। जब मन में बहुत शोर होता है, नई जानकारी उस शोर में डूब जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है, हर अनुभव उस शांत जल में एक लहर बनाता है, और वो लहर देर तक टिकती है। आज हमारा मन एक ऐसे तालाब की तरह है जिसमें हर सेकंड सैकड़ों पत्थर फेंके जा रहे हों।
हम जानकारी लेते हैं लेकिन वो टिकती नहीं। हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। हम मिलते हैं लेकिन नाम भूल जाते हैं। ये मेमोरी की कमजोरी नहीं है, ये मन के शोर का नतीजा है। प्राचीन साधक जानते थे कि जब तक मन में शोर है, स्मृति की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। इसीलिए उनकी साधना में सबसे पहला काम था मन का शोर कम करना, और वे इसे एक सरल लेकिन कठिन विधि से करते थे, जिसे प्रत्याहार कहा जाता था। इंद्रियों को बाहर से हटाकर भीतर लाना, एक ऐसी क्रिया जिसे हम आज शायद कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी इंद्रियां 24 घंटे बाहर की तरफ खिंची रहती हैं, स्क्रीन की तरफ, आवाज़ों की तरफ, सूचनाओं की तरफ। और जब इंद्रियां बाहर हों तो मन के भीतर कोई स्थिरता नहीं बचती, और बिना स्थिरता के गहरी स्मृति असंभव है। अब एक दार्शनिक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपकी स्मृति और आपकी पहचान में क्या अंतर है? सोचिए, अगर आप वो सब कुछ भूल जाएं जो आपने कभी अनुभव किया, तो क्या आप रहेंगे? योगी कहते थे, जो याद रखता है वो मैं हूं, जो भूल जाता है वो संसार है। ये गहरी बात है। हमारी पहचान, हमारा मैं, वो हमारी स्मृतियों से बनी है। आपके बचपन की यादें, आपके रिश्तों की यादें, आपकी जीतों और हारों की यादें, ये सब मिलकर आप बनाते हैं। तो जब स्मृति कमजोर होती है, केवल नाम नहीं भूलते, एक अर्थ में हम खुद को भूल रहे होते हैं। प्राचीन साधकों के लिए स्मृति जागरण सिर्फ याददाश्त को तेज करना नहीं था, ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया थी। जितना गहरा स्मरण, उतनी गहरी आत्मजागृति। इसीलिए उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य ये नहीं था कि वेद के श्लोक याद हों, बल्कि ये था कि वो चेतना जागे जो हर पल में पूरी तरह उपस्थित हो, क्योंकि जो चेतना पूरी तरह उपस्थित है वो कभी नहीं भूलती। और यहाँ वो बात आती है जो इस पूरी यात्रा का सबसे अजीब और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। याद है, मैंने शुरू में कहा था, इस साधना का पहला कदम एक बेहद साधारण आदत से शुरू होता था, जिसे आज लगभग हर व्यक्ति गलत तरीके से करता है। वो आदत है सुबह उठने के बाद के पहले 10 मिनट। प्राचीन साधक सुबह उठते ही एक काम करते थे। वे लेटे रहते थे, आंखें बंद, और रात को जो सपने आए उन्हें याद करते थे। उसके बाद अपनी सांस पर ध्यान देते थे, फिर अपने शरीर की संवेदनाओं पर। धीरे धीरे वे पूरी तरह जागते थे, भीतर से, बाहर से नहीं। और ये 10 मिनट उनके पूरे दिन की स्मृति की नींव बनते थे। क्यों? क्योंकि जागने के तुरंत बाद का समय वो वक्त होता है जब मस्तिष्क थीटा और अल्फा वेव्स में होता है। वही वेव्स जो डीप लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए सबसे अनुकूल है। उस अवस्था में जो भी धारण किया जाए वो गहराई तक उतर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जागते ही फोन उठाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, और उस 10 मिनट में हम अपने मस्तिष्क की सबसे कीमती अवस्था को बर्बाद कर देते हैं। प्राचीन साधकों ने इसे बचाया, हर दिन। यही उनकी स्मृति साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। लेकिन इसके बाद उनकी साधना में एक और स्तर था, जो आज की दुनिया में इतना दुर्लभ है कि इसे डिस्क्राइब करना भी अजीब लगता है। आज हम याद करने का एक ही तरीका जानते हैं, दोहराना। पढ़ो, दोहराओ, याद करो। लेकिन योगियों का तरीका अलग था। वे दोहराते नहीं थे, वे जीते थे। जब एक श्लोक याद करना होता था, वे उसे एक कहानी बनाते थे, उसे एक दृश्य में रखते थे, उसे एक भावना से जोड़ते थे, और फिर वो भावना महसूस करते थे। ये आज की कॉग्निटिव साइंस की भाषा में इलैबोरेटिव एनकोडिंग है। जब कोई जानकारी सिर्फ रटी जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। लेकिन जब उसे किसी अनुभव, किसी भावना, किसी कहानी से जोड़ा जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और वहां से वो आसानी से नहीं निकलती। योगियों के गुरुकुल में यही होता था। एक शब्द सिखाया जाता था और फिर उस शब्द को जीने के लिए कहा जाता था। अहिंसा का अर्थ नहीं रटा जाता था, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाती थी जहां शिष्य को खुद अहिंसा का अनुभव करना होता था, और वो अनुभव जीवन भर याद रहता था। यही वो रहस्य है। स्मृति शब्दों में नहीं बसती, स्मृति अनुभवों में बसती है। अब एक और गहरी बात, योगी केवल स्मृति को तेज नहीं करना चाहते थे, वे एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना चाहते थे जहां भूलना और याद रखना दोनों की जरूरत न रहे। यह सुनने में पैराडॉक्स लगता है, लेकिन इसे समझिए। जब आप किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप पास्ट में जाते हैं। जब आप किसी बात को भूलने की कोशिश करते हैं तो भी आप उसी पास्ट में उलझे रहते हैं। लेकिन जो साधक उस चेतना की अवस्था में पहुंच जाते थे जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वे पूरी तरह वर्तमान में होते थे। और जो पूरी तरह वर्तमान में है
उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस पल को कभी खोता ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट आज की न्यूरोसाइंस में भी है। जब कोई फ्लो स्टेट में होता है, वो पल बहुत विविड और डीप मेमोरी बनाता है, बिना किसी एफर्ट के। एथलीट्स इसे जानते हैं, म्यूजिशियंस इसे जानते हैं, कलाकार इसे जानते हैं। वो पल जब सब कुछ बहुत साफ हो जाता है, समय जैसे धीमा हो जाता है और हर चीज गहराई से महसूस होती है। योगी इस अवस्था को एक साधना की तरह जीते थे, हर पल, और इसीलिए उनका हर पल याद रहता था। तो हम आज यहाँ आकर रुकते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज तेज है। मेमोरी का स्लो होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है। ये मन का कहना है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। प्राचीन योगियों ने जो किया वो कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने सिर्फ वो दिया जो मन मांग रहा था, शांति, उपस्थिति, अनुभव। और जब मन को वो मिला तो उसने जवाब दिया, ऐसी स्मृति से जिसे शताब्दियां भी नहीं मिटा सकीं। आज जब भी आप कोई बात भूलें, सोचिए, क्या आप उस पल में थे या सिर्फ आपका शरीर था? क्योंकि जो पल आप जीते हैं वो याद रहते हैं, जो पल आप सिर्फ गुजारते हैं वो गुम हो जाते हैं। और यही वो सत्य है जो प्राचीन साधक जानते थे और जिसे हम शायद भूल गए हैं। स्मृति जागरण ये कोई तकनीक नहीं थी, ये एक जीवन जीने का तरीका था, जिसमें हर पल उपस्थिति थी। और जब उपस्थिति होती है तो भूलना एक विकल्प नहीं रहता।